फोक्स कोचिंग सेंटर की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में वर्ण विचार से संबंधित चर्चा की थी। वर्ण विचार में हमने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, स्वर के बारे में अध्ययन किया था। व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजन किसे कहा जाता है, व्यंजन क्या है। तो व्यंजन के ऊपर अध्ययन करते हैं। व्यंजन किसे कहा जाता है? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो, की सहायता से बोले जाते हो, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। क है, अब इस क में ए की आवाज आ रही है, ए की ध्वनि निकल रही है, इसके हल चिन्ह लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। हल चिन्ह का अर्थ है अब ये स्वर रहित है, स्वर रहित है, स्वतंत्र व्यंजन है। परंतु जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते इसमें क की ध्वनि निकलेगी ही निकलेगी। इसलिए वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। या फिर जब श्वास वायु फेफड़ों से उठ करके बाहर निकलती है और बाहर निकलते इसमें मुख में किसी संघर्ष, बाधा, रुकावट के साथ उच्चारित होती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को हिंदी भाषा में मुख्य 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है उष्म और चौथा है संयुक्त। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर के मैं तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैसे लेकर के मैं तक जब इनका हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रियां सहायता से जब व्यंजन उच्चारण होते हैं और उच्चारण होते समय जब दिवा स्पर्श, दिवा की स्पर्श या तो तालु के, दंत के, ओष्ठ के, इनके स्पर्श से जब व्यंजनों का उच्चारण होता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण न तो पूर्णतः स्वर की तरह होता है और न ही व्यंजन की तरह होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं श्वास वायु अंदर की तरफ जाती है, वे अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन जब इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते इसमें श्वास वायु मुख में क्या करती है? संघर्ष करती है, घर्षण करती है, और घर्षण करती है तो वहां उष्मा पैदा होती है, इसलिए उष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की हिंदी भाषा में 4 है। तो कैसे लेकर के मैं तक, कैसे मैं तक कौन कौन से? कैसे लेकर के मैं तक जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 5 वर्गों में। कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग और कै, चय, तय, तय और पय वर्ग। कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पय वर्ग। कै, चय, टय, तय, पय। कै वर्ग में क, फ, ग, ह और नंगे। चय में चय, छे, ये, छे और ये। तय में टय, ठे, डे, ठे और ये वर्ग। ठे, ढे और नए वर्ग। फे, 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 फे और मैं वर्ग। ये वर्गीय व्यंजन है। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। स्पृष्ट व्यंजन, इन्हें स्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या हिंदी भाषा में, इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अगर यहाँ नाम आ जाए स्पर्शी व्यंजन तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16 है।
स्पर्शरी व्यंजनों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है? 16। 16 क्यों है? क्योंकि ये जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, ये तो नासिकीय होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? नासिकीय होता है। और चय वर्ग है, ये जो चय वर्ग है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय स्पर्श के साथ श्वास वायु में थोड़ा सा क्या होता है? घर्षण पैदा होती है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्ष पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है चय वर्ग को। तो 5 तो नासिकीय हो गया, 5 तो कौन से वर्ण हो गए? नासिकीय हो गए। और चय वर्ग क्या हो गया? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, ये स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी चय वर्ग। स्पर्श संघर्षी कौन सा होता है? चय वर्ग स्पर्श संघर्षी होता है। चय वर्ग है वो स्पर्श संघर्षी होता है। चय वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। चय वर्ग को हम क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी के। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चय, छय, जय और ये 4 हैं, वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। ये तो हो गया स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर के मैं तक। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 25 है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या पूछे तो 16 है। ऑप्शन दोनों आ जाए तो 25 करना है, अगर 16 ऑप्शन में हो तो फिर 16 करना है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। ये 4 व्यंजन है, वो कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, संघर्षहीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। अर्थात श्वास वायु क्या नहीं करती है? संघर्ष नहीं करती है, तो संघर्षहीन भी कहा जाता है। कै, रे, ले और वे संघर्षहीन व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। संस्कृत भाषा में एक बार इसका क्रम पूछ लिया गया था, तो ये, वे, रे और ले, इनका ये क्रम होता है। परंतु हिंदी भाषा में क्रम क्या है? ये, रे, ले, वे है इसका क्रम। ये, रे, ले, वे, ये रीट में पूछा गया प्रश्न। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ये, रे, ले, वे। में 2 अर्ध स्वर हैं, 2 को शुद्ध अर्ध स्वर कहा जाता है, ये और वे को। ये और वे को शुद्ध अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? अर्ध स्वर, शुद्ध अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है, ये के साथ इसका मेल हो ए या फिर आ, साथ ए हो तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है। साथ ए आए तो क्या होता है? ई का ये आगे तो का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऊ के साथ सवर आए क्या होगा? वह होगा। अब री के साथ री का क्या बनता है? रे बनता है। री का क्या बनेगा? रे। परंतु ये संस्कृत भाषा का स्वर है री, और लरी, लरी का क्या बनता है? ले बनता है। ये भी संस्कृत भाषा का ही स्वर है। इन 2 को ही शुद्ध अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। किसको? ये और वे को। ये हमने यण स्वर संधि में पढ़ा था। का ये बनता है, ऊ का वह बनता है, का रे और लरी का ले बनता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? और है। उसमें व्यंजनों की संख्या भी 4 है, क्योंकि जब श्वास वायु मुख में संघर्ष के साथ, घर्षण के साथ बाहर निकलती हो, जब घर्षण के साथ बाहर निकलती है तो उसमें क्या पैदा होती है? ऊष्मा पैदा होती है। और ऊष्मा पैदा होती है तो उसे कौन से व्यंजन कहा जाता है? ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या 4 है, और है।
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है, ठ, त्र, जे और सर। त्र, जे और सर। अब परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, क्ष कौन कौन से वर्णों के योग से बना हुआ है, यानी क्ष कौन कौन से वर्णों के योग से बनने वाला वर्ण है। तो क्ष में क, श और ए से मिलकर के बना हुआ है क्ष। इसी प्रकार त्र, त, रे और ए, त, रे और ए से त्र, जे और ए से मिलकर के का निर्माण हुआ है जे का, और सरे, से, रे और ए, इसका निर्माण हुआ है सरे का। ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। ये 4 कौन से वर्ण हैं? संयुक्त वर्ण हैं। यहां से प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्ष, क, से और ए, ये मूर्धन्य से है। सरे, तैरे और ए, जे, ये और ए, सरे, से, रे और ए। अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण पर अध्ययन करते हैं। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वह 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा है पर्यतन के आधार पर, पर्यतन के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर यानी व्यंजनों का उच्चारण कहां से हो रहा है? कंठ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, दंत से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है, यानी उच्चारण स्थान। दूसरा है पर्यतन के आधार पर। दूसरा व्यंजनों का वर्गीकरण कौन सा है? पर्यतन के आधार पर। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किए जाने वाला जो यतन है, मुख द्वारा किए जाने वाला जो यतन है वही क्या कहलाता है? पर्यतन कहलाता है। पर्यतन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? अभ्यंतर, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर पर्यतन और बाह्य पर्यतन। अभ्यंतर पर्यतन और बाह्य पर्यतन। अभ्यंतर और बाह्य पर्यतन। अभ्यंतर पर्यंतर को फिर 2 उप भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, और दूसरा है कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर फिर 2 भागों में बांटते हैं, अलप प्राण और महाप्राण। महाप्राण। कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष और अघोष। अभ्यंतर पर्यतन के आधार पर भी कई उप भागों में बांटा जाता है, जो हम पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ, उसम, ये हम अभ्यंतर पर्यतन के आधार पर पढ़ेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2 आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, पर्यतन के आधार पर। पर्यतन के आधार पर भी 2 उप भागों में बांटा जाता है, अभ्यंतर पर्यतन और बाह्य पर्यतन। बाह्य पर्यतन को फिर 2 उप विभागों में विभाजित किया जाता है, श्वास वायु के आधार पर और कंपन के आधार पर। श्वास वायु को फिर 2 उप विभागों में विभाजित किया जाता है, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। कंपन के आधार पर फिर 2 उप विभागों में विभाजित किया जाता है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। अब हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये व्यंजनों का वर्गीकरण। जो हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसआई हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न
हर हालत में आता है, निश्चित आता है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर जो अलप प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष जो वर्ण है वे पूछे जाते हैं। अलप प्राण कौन से वर्ण है, महाप्राण कौन सा वर्ण है, या फिर सघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। जैसे सवर दे दिया, सवर को सवर अलप प्राण है या महाप्राण है, घोष है या अघोष है, ऐसे पूछा जाएगा आपसे। तो हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, इसके आधार पर पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण का स्थान है वो क्या है, कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, कौन कौन से वर्ण आते हैं कंठ से, कंठ की सहायता से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ से ए आ स्वर, दो स्वर हैं। कितने स्वर हैं, दो स्वर हैं। कौन कौन से हैं, दो स्वर ए और आ, दो स्वर ए और आ जिनका उच्चारण कंठ से होता है, अर्थात इन्हें कंठे ध्वनियां कहा जाता है। कौन सी ध्वनि कहा जाता है, कंठे ध्वनि कहा जाता है, ए आ। इसके अलावा कै वर्ग, क, ख, ग, ह, ये जो कै वर्ग है इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठे है, कंठ है और विसर्ग। इसके अलावा है और विसर्ग। अब देखो ये जो पंचम वर्ण है इसका उच्चारण स्थान नासिकी है। पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, नासिकीय भी है, नासिका भी है। ये नासिकीय व्यंजन भी कहा जाता है, नासिकीय वर्ण भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में नासिकीय है तो आपको क्या करना है, नासिका ही करना है। अगर ऑप्शन में नासिका नहीं है, अगर वहां कंठ दे दिया गया, फिर ये कै वर्ग आ गया, तो कै वर्ग आ गया, तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो फिर यहाँ आपको कंठे ध्वनि मानना है। तो नंगे है वो कंठे ध्वनि भी है और नासिकीय ध्वनि भी है। पहले आपको नासिकीय ध्वनि करना है। अगर नासिकीय ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको कंठ की तरफ जाना है, कंठे ध्वनि की तरफ जाना है। पहले इसको कहाँ देखना है आपको, नासिकीय में। तो कंठे ध्वनियां ए आ, दो स्वर हो गए ए और आ। इसके अलावा कै वर्ग हो गया, इसके अलावा है और विसर्ग। है और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है। और वैसे आजकल इसको काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। कौन सी ध्वनि कहा जाता है, है और विसर्ग को काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। इनका उच्चारण कंठ से पहले ही काकल्य के पास ही हो जाता है और विसर्ग का। तो है और विसर्ग को काकल्य ध्वनि के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए काकल्य ध्वनियां कौन सी हैं, तो काकल्य ध्वनियां है और विसर्ग काकल्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो कंठ एकु है विसर्जनीय कंठ है, इसका एक छोटा सा सूत्र है। एकु है विसर्जनीय कंठ है। एकु है यानी ए और आ, कैसे कै वर्ग, एकु है विसर्जनीय कंठ है, विसर्ग और है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दूसरा है कंठ के बाद तालु। कंठ के बाद कौन सा भाग आता है, मुख में तालु आता है। तो तालु से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, यानी तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं। इत्यु स नाम तालु, इचे स नाम तालु यानी दो स्वर हैं, दो स्वर। स्वर कौन कौन से हैं, ई ई, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, का उच्चारण स्थान तालु। इसके अलावा च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ और ये, वही बात है। ये है वो नासिकीय ध्वनि है। यह कौन सी ध्वनि है, नासिकीय ध्वनि है। और इसको किस में शामिल किया जाता है, तालव्य ध्वनि में भी शामिल किया जाता है। परंतु आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के आधार पर इसको सही करना है। वहां आपको नासिकीय ध्वनि पर ही महत्व देना है। अगर नासिका ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको तालव्य पर जाना है। पहले कौन सी ध्वनि देखनी है, इसको नासिकीय। तो दो स्वर हो गए, इसके अलावा च वर्ग हो गया। इसके अलावा एक अंतस्थ व्यंजन है ये, कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन ये। इसके अलावा एक उत्सम व्यंजन है श। उत्सम व्यंजन कौन सा है, छ है, तालव्य छ।
ये जो तीनों से हैं, श, श और से, इन्हें तालव्य से मूर्धा इसे दंते से कहते हैं। तालव्य मूर्धन्य और दंते से कहा जाता है क्या है? कंठे ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ है। तो तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ई है, इसके अलावा च वर्ग है, इसके अलावा ये और से, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। ये महत्वपूर्ण है दोनों ही, इनका बार बार परीक्षा में पूछे गए। यह का उच्चारण स्थान क्या है? यह का उच्चारण स्थान क्या है? तालु और छे। इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो जीवा की नोक है वो कहाँ स्पर्श करनी चाहिए? तालु बाके, छे छे छे। ये का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा की नोक है वो तालु बाग के स्पर्श करनी चाहिए। इसी प्रकार चेवर का जब छे 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 इनका उच्चारण करते हैं तो जीवा की नोक तालु के स्पर्श करती है। इसका उच्चारण का उच्चारण करते हैं तो जीवा की नोक तालु के स्पर्श करती है। इसलिए इन्हें कौन सी ध्वनियां कहा जाता है? तालव्य ध्वनियां कहा जाता है। इसके बाद है मूर्धन्य, मूर्धा। मूर्धा कौन सा भाग होता है? मूर्धा तालव्य से तो आगे, तालु है, इससे तो मुख में आगे का भाग और मसूड़े हैं, इसके थोड़ा सा पीछे का भाग जो उभरा हुआ है, मुख में जो भाग जो कठोर है, जो उभरा हुआ कठोर भाग है मुख में, जिसके ऊपर लाइनें सी दी गई हैं, वो भाग मूर्धा कहलाता है। वो भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। जब हम किसी व्यंजन का, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते इसमें वह मूर्धा के कठोर भाग के स्पर्श करती है तो उसे हम मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। तो मूर्धा री, एक तो स्वर है इसमें, कौन सा है? री। री का उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है? मूर्धा से होता है, इसे मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। इसके अलावा ट वर्ग, ठ द ध और ठ ड ढ। इसके अलावा कौन कौन से हैं? मूर्धन्य में रे और श, र और श, रे और श। एक अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? रे, एक श, मूर्धन्य, जिसे उसम्य व्यंजन कहते हैं, एक उसम्य व्यंजन है। मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियां री, एक तो स्वर हो गया आपका री, इसके अलावा ट वर्ग हो गया, ट ठ ड ढ ण, णे नासिकीय ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? नासिकीय ध्वनि है। री, ट वर्ग, रे और से, रे और से, ये कौन सी हो गई? मूर्धन्य ध्वनियां हो गई। इसके बाद है दंत्य ध्वनियां। दंत्य ध्वनि में स्वर कोई नहीं आता है, दंत्य केवल लरी आता है। दरी नाम दंता, दरी संस्कृत भाषा का लरी है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। दरी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इसके अलावा तय वर्ग, कौन सा वर्ग आएगा? त, थ, द, ध और न, इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिके भी है, वर्तस भी है और दंते भी है और श। दरी है, दंते में क्या है? दरी है, तय वर्ग है, श है और लय है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? लय। अंतस्थ व्यंजन कौन सा आ गया? लय। ये रे ले, ये अंतस्थ व्यंजन चार ही हैं, ये रे ले और वह, यही तो क्रम है। तो ये किस में आ गया? तालु में। ये किस में आया? यह किस में आ गया? फिर रे मूर्धा में, तालु मूर्धा द दंत, द किस में आ गया? दंत में। इसी प्रकार उसमें व्यंजन है च, प्र, से और है तो कंठे है ही, है तो कौन सी ध्वनि है? कंठे ध्वनि है, तो कंठ में चला गया। श तालव्य है, मूर्धा है और दंते है, कर्म से ही है। इसलिए तो हिंदी भाषा वैज्ञानिक है। में क्या है? क्रम, क्रमता है। क रे ले वे श है वो कंठे ध्वनि है। तो दंते ध्वनियां कौन कौन सी हैं? लरी है,
स्वरों में तो लरी है, लरी हिंदी भाषा का स्वर नहीं है, संस्कृत भाषा का स्वर है। इसके अलावा तय वर्ग है, से और ले, ये कौन सी ध्वनि हो गई? दंत्य ध्वनि। इसके बाद है ओष्ठ है, ओष्ठ से केवल दो स्वरों का उच्चारण होता है, ओष्ठ से उ और उ। इसके अलावा पय वर्ग, सॉरी, उ और पय वर्ग, उ और पय, फय, पय, फय और मैं। ओष्ठ्य ध्वनियां पय वर्ग है, पै, फै, बै, भै, में। जब हम पै वर्ग का उच्चारण करते हैं तो केवल ओष्ठों की ही सहायता ली जाती है, पै, फै, बै, भै, में। अब मैं है वो कौन सी ध्वनि है? नासिकीय ध्वनि। मैं कौन सी ध्वनि है? नासिकीय ध्वनि है। पै वर्ग उ दो स्वर हैं, इसके अलावा पै वर्ग है इसमें ओष्ठ्य ध्वनि में। कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ्य ध्वनियां। ओष्ठ्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? उ और पै वर्ग है वो ओष्ठ्य ध्वनि है। इसके अलावा अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियां कौन सी हैं? अंग और ए कौन सी ध्वनियां हैं? अनुनासिक ध्वनि है। अंग और ए, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ये कौन सी ध्वनियां हैं? अनुनासिक हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। अब कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ तालव्य, कंठ से किसका उच्चारण होता है? ए आ का। ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तालु का उच्चारण स्थान इति नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ए और ई से किसका निर्माण होता है? गुण सवर संधि में ए का। ए और ई से किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। इसलिए ए और ए, इन्हें कौन सी ध्वनि कहा जाता है? कंठ तालव्य ध्वनि कहा जाता है। कंठोष्ठ्य, कंठ से ए आ, ओष्ठ, ओष्ठ से उ और पै वर्ग आता है ना, तो उ, तो ए आ के साथ, ए और आ के साथ क्या आए? उ या उ आए तो किसका निर्माण होता है? ओ का। ये भी गुण सवर संधि में ओ। तो क्या हो गया? कंठोष्ठ्य ध्वनियां कौन कौन सी होगी? उ और औ कौन सी ध्वनि है? कंठोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य ध्वनि, दंत और ओष्ठ से वह, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? वह है। कंठोष्ठ्य ध्वनि और औ, नासिकीय ध्वनि पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, वो कौन सा है? नासिकीय वर्ण है। वर्तस, वर्तस ध्वनि कौन सी है? वर्तस है ने, ले, से, जे और रे। ने, ले, से, जे और रे। ने, से, जे और रे, ये कौन सी ध्वनियां हैं? वर्तस ध्वनि है। अर्थात इनका उच्चारण करते समय दीवा है वो मसूड़े ना, मसूड़े से थोड़ा सा पीछे का जो भाग है, जस्ट पीछे का जो भाग है, वो वर्तस कहलाता है। तो इनका उच्चारण करते समय दीवा कहाँ स्पर्श करती है? मसूड़ों के। वर्तस का अर्थ वैसे मसूड़ा ही होता है। वर्तस का अर्थ क्या होता है? मसूड़ा होता है, परंतु मसूड़ों से ठीक पीछे दीवा है वह स्पर्श करती है। तो न, ले, से, जे, रे कौन सी ध्वनियां हैं? वर्तस्य ध्वनियां हैं। अब इन्हें वर्तस्य ध्वनियां कहा जाता है। अब देखो ने, ने तय वर्ग के अंतर्गत भी आता है। किसके अंतर्गत आता है? तय वर्ग के अंतर्गत भी आता है। तय वर्ग का पंचम है तय, थे, दे, देने, तो ये दंत्य ध्वनि भी हो गई। इसके अलावा नासिकीय ध्वनि भी हो गई। इसके अलावा वर्तस्य ध्वनि भी हो गई। वर्तस्य भी है, नासिकीय भी है और दंत्य ध्वनि भी है। अब ऑप्शन में आपको किसके ऊपर? नासिका के ऊपर। दे देखो, दे दंत्य भी है, इसके अलावा ले वर्तस्य ध्वनि भी है। से दंते भी है, इसके अलावा वर्तस्य ध्वनि भी है। दे दंते भी है, इसके अलावा वर्तस्य भी है। रे मूर्धा, यानी मूर्धन्य ध्वनि भी है। रे कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि भी है और वर्तस्य ध्वनि भी है। रे है तो मूर्धन्य ध्वनि है, इसके अलावा वर्तस्य ध्वनि है। ये तो हमने पढ़ा है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठे तालव्य, कंठे ध्वनि,
तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अनुनासिक, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, नासिक और वर्तस्य ध्वनियां पढ़ ली। यहाँ से एक पर्सन निश्चित तौर से आएगा परीक्षा में, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। दो चार बार थोड़ा सा बोलने का आप अभ्यास करोगे तो बोलते ही ये ध्वनियां समझ में आ जाती हैं, बहुत ही सरल हैं। कंठ से किस किस का उच्चारण होता है? ए आ। इसके अलावा क ख ग घ नंग, क ख ग घ और नग। इसके अलावा कंठ से है और विसर्ग। इनका जब आप उच्चारण करोगे तो उच्चारण करते ही समझ में आ जाएगा कि इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। कंठ के बाद तालु, ई, इसके अलावा च वर्ग, च छ ज झ ये, इसके अलावा ये और श, ये और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालु के बाद क्या है? मूर्धन्य, री, री के अलावा ट वर्ग, री के अलावा कौन सा वर्ग आएगा? ट, इसके अलावा रे और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इसके बाद दंत्य, दंत में लरी, इसके अलावा लरी के बाद ल के अलावा कौन सा है? तय वर्ग है, त थ द ध न, त और स। ओष्ठ्य में उ, इसके अलावा पै वर्ग, उ के अलावा कौन सा वर्ग आएगा? पै वर्ग। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? प्रयत्न के आधार पर अभी हमने पढ़ा था, प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से? घोष वर्ण और प्रयत्न के आधार पर एक तो श्वास वायु के आधार, श्वास वायु के आधार पर, दूसरा है कंपन के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर, दूसरा है कंपन के आधार पर। तो कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। कंपन के आधार पर घोष वर्ण और अघोष वर्ण। स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर फिर इसके 2 भागों में बांटा जाता है। फिर इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2। प्रयत्न के आधार पर एक तो अभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। हमने अभी पढ़ा था अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न को भी कई उप भागों में विभाजित किया जाता है। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हम पढ़ेंगे अभी। अंतस्थ, कुसम। बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में, अभ्यंतर और बाह्य। अब बाह्य को भी 2 उप भागों में बांटा जाता है। बाह्य को भी कितने भागों में बांटा जाता है? एक तो कंपन के आधार पर, इसके आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। एक श्वास वायु के आधार पर, दूसरा कौन सा है? श्वास वायु के आधार पर, कंपन के आधार पर 2 भागों में घोष और अघोष, और श्वास वायु के आधार पर 2 भागों में अलग प्राण और महाप्राण। ये हम पढ़ रहे हैं कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर वर्णों को फिर 2 उप भागों में बांटा जाता है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? घोष वर्ण किसी भी वर्ग, वर्गीय व्यंजन हमने पढ़ लिया। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। वैसे हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 है। तो घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन कौन से वर्ग होते हैं? कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसके अलावा सवर और ये रे ले वे है, सवर और ये रे ले वे है कौन से वर्ण हैं? घोष वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? घोष। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा जैसे क वर्ग है, क वर्ग में और अंग है। इसी प्रकार च वर्ग का ज, छ और ये। इसी प्रकार ट वर्ग का ट, थ, न। इसी प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, त वर्ग का त और न। इसी प्रकार पै वर्ग का
वह, है और मैं, ये घोष वर्ण है। ये कौन से वर्ण हो गए? घोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां वर्ण, यानी तीसरा चौथा और पांचवां, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां। परीक्षा में आपसे पूछेगा गे व्यंजन घोष है या अघोष है, वहां आपको निम्न में से घोष ध्वनि है, वहां गए ऑप्शन में आएगा। इसके अलावा जैसे कै दे दिया, तय दे दिया, या फिर रे दे दिया, जो भी देगा, रे तो घोष वर्ण ही होता है। वहां ऑप्शन में घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो घोष ध्वनि कौन सी है, घोष वर्ण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां वर्ण। इसके अलावा स्वर, 11 स्वर हैं, कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15 ही क्या? 1 2 3 4 5 15। इसके अलावा स्वर, 11 स्वर है, आ उ री, ए ओ। ये जो 11 स्वर हैं, ये 11 स्वर घोष वर्ण हैं। 11 स्वर कौन से हैं? घोष वर्ण हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे, एक उसमें व्यंजन है। एक कौन सा व्यंजन शामिल किया गया है? उसमें व्यंजन शामिल किया गया है शामिल किया गया है। वो कौन सा है? घोष वर्ण है। अब वैसे सूत्र में बताता तो नहीं हूं, देख लो थोड़ा सा, सूत्र की सहायता से भी याद कर सकते हो। सवरो यारो लव, सवरो यारो लव हो गया 3 4 5 वर्णों में, 5 वर्णों में उसका घोष हो रहा है। उसका घोष यानी आवाज हो रही है, शोर हो रहा है, उसका घोष हो रहा है। सवरो यारो लव हो गया 3 4 5 वर्णों में, उसका घोष हो रहा है, उसकी आवाज हो रही है, उसका शोर हो रहा है, उसका नाद हो रहा है। सवरो यानी सवर, कितने? 11, के रे ले वे। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन ये रे ले और वे। इसके अलावा एक उसमें व्यंजन है। इसके अलावा एक कौन सा व्यंजन हो गया? है। सवर के रे ले वे है। इसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, 3 4 5, बस तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। सवर, सवर के रे ले वे है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ये कौन से हैं? घोष वर्ण हैं। बाकी रह गए वो कौन से रह गए? अघोष वर्ण रह गए। बाकी वो कौन से हैं? अघोष वर्ण है। तो सवर हो गया, ये रे ले वे है हो गया, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण हो गया। अब हम पढ़ते हैं अघोष वर्ण। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तो तीसरा चौथा पांचवा आ गया। प्रत्येक वर्ग का कौन सा पहला और दूसरा वर्ण? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कौन सा है? तो इसके अलावा च छ, इसके अलावा त थ, त थ, प फ। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, 3 उसमें व्यंजन स। इनकी संख्या कितनी है? 13 है। की संख्या घोष वर्ण, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? अघोष वर्णों की कुल संख्या 13 है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा। इसके अलावा 6 से 3 उसमें व्यंजन आएंगे। बस बिल्कुल ही सरल सा है। घोष और अघोष याद रखना है, भूलना नहीं है। घोष और अघोष को बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, घोष वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं। बच्चे बहुत बार पूछते हैं, सर इनमें कंफ्यूज हो जाता है, घोष कौन सा है, अघोष कौन सा है, ये याद नहीं रहते हैं। आज आपको याद करने एक छोटी सी ट्रिक भी बता दी है साथ में, 2 3 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं याद नहीं होने वाला। अभ्यास
करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, थोड़ा सा अभ्यास करोगे याद हो जाएगा। घोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसके अलावा सवर ये रे लवे है। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, इसके अलावा उसमें व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर या फिर प्राण वायु के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। अलप प्राण वर्ण कौन से होते हैं और महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? अलप प्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण यानी पहला तीसरा और पांचवा। अलप प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा सवर और ये रे ले वे, इसके अलावा ये रे ले वे कौन से वर्ण हैं? अलप प्राण वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण यानी विषम वर्ण, विषम वर्ण है। विषम वर्ण कौन से हैं? पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। इसके अलावा सवर 11 सवर हो गए, 11 क्या हो गए? सवर ये रे ले वे। अब घोष में क्या था? सह घोष कहूं या घोष कहूं, वहां है था साथ में ये रे ले वे के साथ, और सवर भी था, परंतु यहां अलप प्राण में है नहीं है। अलप प्राण में क्या नहीं है? उसमें व्यंजन नहीं है, वो महाप्राण ही होता है। श्वास वायु अधिक मात्रा में ही बाहर निकलती है में, तो यहाँ है नहीं है, ये याद रखना है। वो घोष था, सह घोष था, वहां प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण था। यहाँ विषम वर्ण है, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा है। चौथे की जगह यहाँ कौन सा हो गया? पहला हो गया, और तो सेम ही है। तो अलप प्राण ध्वनियां कौन सी हैं? किसी वर्ग की प्रथम तीसरी और पांचवी ध्वनि, इसके अलावा सवर और ये रेल है। अब महाप्राण, महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं? प्रत्येक वर्ग का समवर्ण, समवर्ण यानी वर्गीय व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण, सम यानी दूसरा चौथा, और शेष उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन से और है। ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत्य है, और ये कंठ्य ध्वनि है। इसको पूछे, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत्य है, और ये वकार से दंतोष्ट अस्थि, ये दंतोष्ट ध्वनि है। वह महाप्राण दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ख और घ, ख और घ महाप्राण ध्वनि है। इसके अलावा जय और जय, इसके अलावा है इसके अलावा कैवर्ग चैवर्ग टैवर्ग तैवर्ग है है। इसके अलावा है और भय, ये कौन से हैं? महाप्राण वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इसके अलावा उसमें व्यंजन से और है। ये कौन सी ध्वनियां हो गई? महाप्राण वर्ण हैं। और ये कौन से वर्ण हैं? अलप प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, सवर और ये रे ले वे, अलप प्राण और महाप्राण। के बाद पढ़ते हैं अभ्यंतर पर्यटन के आधार पर। किसके आधार पर? अभ्यंतर पर्यटन के आधार पर। अभ्यंतर पर्यटन के आधार पर स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? कैसे लेकर के मैं तक जो व्यंजन है वो कौन से व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन। कैसे लेकर के मैं तक जो व्यंजन है वो कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्शी व्यंजन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इनकी संख्या
25 संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में 16 है। क, ख, ग और घ। इसके अलावा थ, 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 थ। इसके अलावा त, थ, द और ध। प, फ, ब और भ। ये 16 व्यंजन हैं, वो स्पर्श व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16 है। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 है। अगर परीक्षा में 16 ऑप्शन है तो आपको 16 करना है, 16 ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको कितना करना है? 25 करना है, क्योंकि ये पंचम वर्ण है। वो कौन सी ध्वनि हो गई? नासिकीय ध्वनि हो गई। इसके अलावा च वर्ग है, वो कहाँ चला गया? इस पर संघर्षी व्यंजन में चला गया। पंचम ध्वनि तो नासिकीय में चली गई और च वर्ग के जो 4 वर्ण रह गए वो इस पर संघर्षी में चले गए। तो शेष बच गए, वो कितने बच गए? 16। इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ये हमने पढ़ भी लिया था पीछे, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। इसके आगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी जीवा स्पर्श भी करती है, स्पर्श के साथ संघर्ष भी करती है। च, छ, ज और झ, ये 4 जो वर्ण हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण हैं। च, छ, ज, झ, ये कौन से हो गए? स्पर्श संघर्षी। संघर्षी व्यंजन जिसे हम ऊष्मीय व्यंजन की कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, जिन्हें ऊष्मा पैदा होती है। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जिनसे संघर्ष पैदा होता है उच्चारण करते इसमें। और है, ये कौन से व्यंजन हैं? संघर्षी व्यंजन हैं। इसके बाद नासिकीय, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है वो क्या है? नासिकीय है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ये, और मैं। लुंठित, लुंठित कौन सा होता है? जब लुंठित वर्ण, जिसका व्यंजन वर्ण उच्चारण करते समय श्वास वायु जीवा को ऊपर लुढ़कती हुई, जीवा के क्या होती है? जब ऊपर लुढ़कती है तो लुंठित होता है। लुंठित व्यंजन क्या करती है? ऊपर लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, ऊपर लुढ़कती हुई बाहर निकलती है। तो वह व्यंजन कौन सा कहलाता है? लुंठित कहलाता है। या फिर इसे मैं कहूं प्रकंपित कहलाता है। लुंठित कहूं, प्रकंपित कहूं। रे, रे कौन सा वर्ण है? लुंठित वर्ण है, लुंठित व्यंजन है या फिर प्रकंपित है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं रे, जीवा पीछे मुड़ती है। जीवा क्या होती है? थोड़ी सी पीछे मुड़ती है और श्वास वायु है वो लुढ़कती है, इसलिए कौन सी हो गया? प्रकंपित, यानी कंपन करती है। जीवा क्या करती है इसमें? रे रे रे। मुर्दा के स्पर्श करती है। कौन से भाग की स्पर्श करती है? मुर्दा के स्पर्श भी करती है, स्पर्श के साथ साथ कंपन भी करती है। इसे लुंठित या प्रकंपित रे, रे कौन सा व्यंजन हो गया? लुंठित या फिर प्रकंपित। पार्श्विक रे, पार्श्व का अर्थ होता है बगल, यानी जब हम इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय श्वास वायु जीवा के दोनों तरफ बगलों में दौड़ती हो, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक, पार्श्व का अर्थ ही बगल होता है। तो लय कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है लय। लय लय, लय का जब उच्चारण करें श्वास वायु जीव का दोनों तरफ, दोनों भागों में फैलती है लय। अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन, अर्ध स्वर या संघर्षहीन, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, ये और वह, जिन्हें हम अर्ध स्वर, शुद्ध अर्ध स्वर कौन से हैं? ये और वह हैं। शुद्ध अर्ध स्वर 2 ही हैं, ये वह, ये वह। ये संघर्षहीन भी हैं, इन्हें अर्ध स्वर
शुद्ध अर्ध स्वर ये और वह। शुद्ध अर्ध स्वरों की सरणी में दो ही व्यंजनों को रखा गया है, दो ही वर्णों को रखा गया है, ये और वह को। वैसे संघर्षहीन व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उत्क्षिप्त या फिर ताड़न जात, उत्क्षिपत या ताड़न जात या फिर द्विगु, ये कौन कौन से हैं? अड़य और अढ़य। जो टय वर्ग में है अड़य और अढ़य, इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं, या फिर ताड़न जात कहते हैं, या फिर इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अड़य और अढ़य। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक ही झटके में जीवा को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। जीवा को क्या करते हैं? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना, अर्थात फेंकते हैं अड़य अढ़य। झटके में जीवा को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त कहा जाता है। इन्हें ताड़न जात कहा जाता है, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इन्हें हिंदी भाषा के व्यंजन, हिंदी भाषा के अपने 2 व्यंजन हैं, वो कौन से हैं? अड़य और अढ़य। इनके लिखने का स्थान है वो कौन सा है? टय वर्ग। इसके अलावा एक विशिष्ट व्यंजन और है, अभी शामिल किया गया है, विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन अड़य। विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? अय है व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? अड़य विशिष्ट व्यंजन है। कि आज हमने व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया है, के बारे में अध्ययन किया है, व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। मुझे पूर्ण विश्वास है ये क्लास आपको ढंग से अच्छे से समझ में आई है। वीडियो को 1 या 2 बार देखें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।